सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की व्यवहारिक व्याकरण अर्थात व्याकरण खंड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहले है उपसर्ग प्रत्यय। वाक्य भेद। वाक्य भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, समास, अलंकार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वाक्य भेदों के अंतर्गत पहले भाग में अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों की जानकारी हासिल करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह बताइए कि आप अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से। और भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या होती है? वह होती है वाण। भाषा की सबसे छोटी इकाई या रचना वाक्य कहलाती है। एक शब्द वाक्य किस प्रकार बनते हैं? प्यारे बच्चों, ये बताइए कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी भाव को प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। अर्थात जो किसी न किसी भाव या अर्थ को प्रकट करे उसी क्या कहते हैं? वाक्य। जो यहाँ दिया गया है कि समूह होना चाहिए, तो कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक। यहाँ पर राम, रावण और मारा, यह शब्द समूह भी है और सार्थक भी है। परंतु क्या आप इन शब्दों को वाक्य कहेंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्योंकि इन शब्दों से कोई भाव प्रकट नहीं होता, इसलिए हम इनको वाक्य नहीं कह सकते। जहां पर कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसमें वहां पर पूर्ण भाव प्रकट होता है, तो वहां पर वही शब्द वाक्य कहलाते हैं जो पूर्ण अर्थ देने की क्षमता रखते हो। अर्थात राम ने रावण को मारा, यहाँ पर इस वाक्य से पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है। राम ने फूल तोड़ा, इस वाक्य से भी पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है। बच्चों, अब आप देखेंगे कि शब्दों के समूह को वाक्य कहलाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तत्व है सार्थकता। वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए, अर्थात उनका अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक और निरर्थक दो शब्द होते हैं, जैसे रोटी वोटी, पानी वानी। यदि हम सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का सामान्य प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ निकलता है, परंतु यदि हम निरर्थक शब्दों को अकेले प्रयोग करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए वाक्य में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वे सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए। आकांक्षा। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि भाव सुनकर समझने की आकांक्षा न रहे, अर्थात पूरा भाव प्रकट होना चाहिए। जैसे मोहन जाता है, हम मोहन बोलकर अर्थात कर्ता को बोलकर विराम देते हैं और क्रिया का प्रयोग हम नहीं करते, तो वहां पर हमारी आकांक्षा बनी रहती है। अर्थात आधे वाक्य को हमने बोल दिया और आधा वाक्य नहीं बोला, तो उस वाक्य को हम पूर्ण वाक्य नहीं कहेंगे। तीसरा तत्व है हमारा योग्यता। शब्दों में प्रसंगानुकूल भाव बोध की योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम वाक्य सुनते हैं, वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया को करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं आग से शीतलता प्राप्त होती है, परंतु आग में तो ये गुण है ही नहीं। आग तो हमें गर्माहट देती है, तो इसलिए यह वाक्य भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। चौथा तत्व है समीपता।
वाक्य के शब्दों में समीपता अर्थात उनमें निकटता होनी अनिवार्य है। जैसे यदि हमने कहा मोहन, यहाँ हमने विराम लिया और फिर कहा जाता है, तो यह वाक्य भी हमारा पूर्ण नहीं है, क्योंकि इस वाक्य से भी पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता। फिर पॉइंट है हमारा अन्विति। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात पदों का क्रमबद्ध होना चाहिए। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, अर्थात कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया के बगैर वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अर्थात कर्ता का कार्य करने वाले वाक्य के अंग को उद्देश्य कहते हैं। अब विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, अर्थात क्रिया का कार्य करने वाले वाक्य के अंग को विधेय कहते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट करेंगे। जैसे बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? कर्ता को। और बच्चों के द्वारा क्या किया जा रहा है? पतंग उड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे कर्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं और छत पर पतंग उड़ा रहे तो क्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उद्देश्य हैं और छत पर पतंग उड़ाना विधेय है। उसके बाद है सभी लड़कियां कक्षा में अध्ययन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अध्ययन कर रही हैं, अर्थात लड़कियों के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? अध्ययन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी लड़कियां क्या है? उद्देश्य, और अध्ययन, कक्षा में अध्ययन कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या है? विधेय। प्यारे बच्चों, अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। अब है वाक्य के भेद। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद इस प्रकार हैं। पहले है विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए, विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने का बोध हो, अर्थात पता चले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की खाना खाती है, उसका भाई बहुत बीमार है। यह लड़की के खाना खाने का पता चल रहा है और दूसरे वाक्य में भाई के बीमार होने का पता चल रहा है। उसके बाद है निषेधात्मक वाक्य, जहां कार्य का निषेध हो, अर्थात वाक्य में जहां कार्य का न होने का पता चले, निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम इस मेज पर मत बैठो। नहीं अव्यय की सहायता से यहाँ पर वाक्य में निषेध हो रहा है, तुम इस मेज पर मत बैठो। इस वाक्य में भी निषेध का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निषेधात्मक वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य। प्यारे बच्चों, आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा या आदेश आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ। बच्चों,
बैठकर अपना काम करो। तो यहाँ पर आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। आप कक्षा से बाहर जाते हैं, आप कक्षा के अंदर आते हैं, तो आप आज्ञा लेकर अंदर आते हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? आप कहाँ जा रहे हो? इसके अलावा कुछ अन्य सर्वनाम शब्द हैं, जैसे कहाँ, कैसे, कौन, किन्हीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां पर किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए इच्छा व्यक्त करता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, मनुष्य की इच्छाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, यहाँ पर कामना की गई है। मैं आम खाना चाहता हूँ, अर्थात कोई भी खाद्य पदार्थ जब हम खाने की इच्छा करते हैं तो कर सकते हैं ना। काश मेरा गृह कार्य पूरा हो जाता। भगवान करे आपका सब कुछ नष्ट हो जाए। बुरी भावनाओं को भी हम इच्छाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इन चारों ही वाक्यों में इच्छा का बोध हो रहा है। प्यारे बच्चों, अब है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संभावना या कल्पना व्यक्त करता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद कल बारिश हो सकता है मैं कल तुम्हारे घर आऊं। सुमन खेल रही होगी। देखिए, इन वाक्यों में शायद कल बारिश हो, हम वातावरण को देखकर कल्पना या संभावना लगा रहे हैं। हो सकता है मैं कल तुम्हारे घर आऊं, हो सकता है मैं आऊं या न भी आऊं। सुमन खेल रही होगी। सुमन हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, इसलिए हम कल्पना या संभावना बता रहे हैं कि वह खेल रही होगी। प्यारे बच्चों, संकेतवाचक वाक्य या शर्तबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की शर्त या संकेत व्यक्त हो वहां पर संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाती। इसमें शर्त क्या है? तुमने मेहनत की होती, ये यहाँ पर इसमें शर्त है, तो तुम सफल अवश्य हो जाती। अर्थ के आधार पर 8वां भेद है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा के भाव का बोध हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। बच्चों देखो, 2 वाक्य दिए गए हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है। किसी दृश्य को देखकर उसकी सुंदरता को हम किन्हीं शब्दों के द्वारा उजागर कर रहे हैं। आहा, आज खाने में मजा आ गया। यहाँ पर खाने में आनंद की प्राप्ति हुई है। विस्मयादिबोधक वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से वाक्य एवं उसके भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल हुई होगी।